रैंडम टॉपिक उठाएंगे, चैप्टर वाइज नहीं चलने वाला है और उसका हम रिवीजन करते हुए जाएंगे। यहाँ पर फिजिक्स को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं कि आपका जैसे 11th और 12th के लेवल की जो फिजिक्स होती है उसको हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, बल्कि जो 9th और 10th लेवल की होती है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है, हम केवल उसी को यहाँ पर टच करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर है, बस वहीं पर वेलोसिटी की बात करें तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस जो आपने पूरी लेंथ तय की, लेंथ को आपने जो पूरा कवर किया वो होता है डिस्टेंस। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ बटा समय को हम क्या बोल देंगे, एक्सेलरेशन बोल देंगे। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अच्छा, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक, जिसको हम उत्सव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस एटी फर्स्ट, सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ड्यू टू ग्रेविटी जो a होता है वो g बन जाएगा, और जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। यानी इसे आपने बॉल फेंका, ऐसे में जो सवाल बनेगा वहाँ पर जी की वैल्यू नेगेटिव हम लेंगे और फिर इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लगाएंगे और फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर जो हाइट है वो आपका, सॉरी, जो आपका डिस्टेंस है यानी जो एस है दूरी, डिस्प्लेसमेंट, वो आपका यहाँ पर एच बन जाने वाला है। और मैक्सिमम हाइट पर जब आपका बॉल या फिर आपने जिसको भी थ्रो किया वो पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी को हम शून्य मानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर कोई भी चीज़ जा करके एक क्षण के लिए रुक जाता है, फिर वो नीचे गिरना चालू करता है। और एक चीज़ दूसरा याद रखना, जब हम ऊपर से किसी चीज़ को फेंकते हैं, ठीक, जब हम ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल स्पीड को हम जीरो लेते हैं। और स्टेशनरी शब्द अगर आपको दिख गया तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको आपको शून्य मानना पड़ेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी, ये क्या होता है सर्कुलर मोशन में हम देखते हैं। सर्कुलर मोशन एक हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, जिसके तहत जो एक हमारा पिंड है वो v वेलोसिटी से चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग में। तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। और v स्क्वायर अपॉन r इसका वैल्यू निकलेगा। और चूंकि जो आपका एक्सेलरेशन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, केंद्र की तरफ होगी, केंद्र की तरफ इसकी दिशा होगी। और f बराबर एम ए तो होता है, ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। अब हम न्यूटन के लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया दो तरीके का होता है, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। जो कोई चीज़ रुकी हुई है और वो चलने लगे तो चीज़ रुकी ही रहना चाहती है, दैट इज कॉल्ड दी लॉ ऑफ, सॉरी, इनर्शिया एट रेस्ट और इनर्शिया एट मोशन। आपको बताना है कौन अधिक होगा, इनर्शिया एट रेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी या इनर्शिया एट मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक, सभी क्वेश्चन आता है। अब हम देखते हैं न्यूटन के दूसरे लॉ को। न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है, फोर्स की परिभाषा देता है कि फोर्स की जो एक्चुअल में परिभाषा क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज की दर क्या है, वही है आपका फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू एम ए आपने पढ़ा है, ठीक। ए क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऐसे में जो ऊपर वाला एम वी बना उसके अगर हम पी भी लिख सकते हैं। पी क्या है आपका, पी है संवेग, वी मोमेंटम, पी इक्वल टू एम बी मास इनटू वेलोसिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक, याद रखना। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का लॉ होता है, ठीक, और इसी के बेस पर आपका रॉकेट काम करता है। एक्शन और रिएक्शन लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस पर क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है ना सदैव इक्वल रहता है। मान लिया हमने दो बॉल थे, दोनों का मोमेंटम अलग अलग था, दोनों का मास अलग अलग था, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, इसलिए दोनों का मोमेंटम भी अलग अलग था। जब वो टकरा गए, ठीक, टकरा गए तो अब वो एक पिंड बन गए, ठीक। अब उनका जो मास है m1 प्लस m2 हो जाएगा, और अब वो किस वेलोसिटी से दोनों जाएंगे वो निकालने को आ जाता है। रॉकेट इसी के सिद्धांत पर भी काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर भी काम करता है, और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर भी काम करता है हमारा रॉकेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साउंड। अब यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा चालू हो गया। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन, जब भी ऑब्जेक्ट का वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट हो उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और नॉन मैकेनिकल वेव जिसको मीडियम की आवश्यकता ना हो ट्रेवल करने के लिए। और जब साउंड को मीडियम की आवश्यकता होगी ट्रेवल करने के लिए तो अलग अलग मीडियम में इसकी स्पीड अलग अलग होगी। तो सबसे ज़्यादा साउंड का स्पीड होता है सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन आफ्टर गैस में। और ये मैकेनिकल वेव में आ जाएगा आपका साउंड, और नॉन मैकेनिकल वेव में आ जाएगा आपका लाइट आ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता।
और साउंड जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है। अच्छा, जो साउंड है उसको हम पोलराइज नहीं कर सकते, बट जो लाइट है उसको पोलराइज्ड किया जा सकता है, ध्रुवण उसका पॉसिबल है। ये क्या होता है कि जो है साउंड आपका संपीड़न और विरलन, मतलब जैसे हमने एक ऐसे बोल बोल रहा हूँ ना, तो अभी अगर मैं तेज बोलने लगूँ तो साउंड की जो डेंसिटी है वो जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी उसको संपीड़न बोलते हैं, और जब कोई स्लो बोल रहा हो ठीक तो उसको विरलन बोल दिया जाएगा। डेंसिटी है ये एक तरीके की। अच्छा, ये क्या तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सेम फेज के बीच के डिफरेंस को ना हम वेव लेंथ बोल देते हैं, तरंग की वेव लेंथ। ऊपर मैक्सिमम जितने हाइट तक जाता है उसको क्रस्ट, और नीचे ट्रफ बोलते हैं, गर्त जिसे बोला जाता है, ट्रफ और नीचे गर्त। और ट्रफ और गर्त के बीच की जो दूरी होती है ना, λ/2 होता है, ये भी याद रखना। अब आगे और बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम में कितना वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी, को म्यू से दर्शाते हैं या फिर एफ से भी दर्शा सकते हो, 1/, टोटल टाइम। टोटल टाइम आपका आवर्तकाल। जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या फिर सेकंड इनवर्स। जो आपका पिच होता है, पिच इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी। पिच जो आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। गर्ल्स के साउंड की जो पिच होती है वो हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बट वहीं पर अगर बॉयज़ के साउंड की बात करें तो बॉयज़ के साउंड का एम्पलीट्यूड हाई होता है, फ्रीक्वेंसी लो होती है। पिच डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये चीज़ याद रखना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट्स सोर्स लाउडनेस। अच्छा, साउंड की जो लाउडनेस है उसको किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है, यानी लाउडनेस की जो यूनिट है वो डेसिबल होगी। एम्पलीट्यूड आयाम होता है, और लाउडनेस चाहे अभी लाउडनेस किस पर डिपेंड करेगा, एम्पलीट्यूड पर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉइज। तो नॉइज क्या है, जब 80 या फिर 100 डेसिबल से अधिक जब हमारा साउंड हो जाता है, साउंड की जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाती है, तो हम उसको अनप्लीजेंट साउंड के तौर पर देखते हैं, जिसको हम नॉइज बोलते हैं। टिम्बर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड को हम टिम्बर के नाम से जानते हैं। नोट क्या होता है, साउंड विच इज मिक्सड ऑफ सेवरल साउंड, उसको हम नोट बोलते हैं। जैसे सा रे गा मा पा धा नी, ये होता है ना, तो इसको नोट बोला जाता है। ये मिक्सचर है सेवरल साउंड का। मॉस्कीटो की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी टू की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पिच के, तो वो भी हाई होगा। लायन, लायन का फ्रीक्वेंसी तेज नहीं होता है, लायन का एम्पलीट्यूड हाई होगा, लायन के साउंड की एम्पलीट्यूड हाई होती है। ऑडिबल रेंज क्या होता है साउंड का, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड बोलते हैं, ठीक। 20 हर्ट्ज से जब कम हो जाएगा साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको क्या बोल देंगे, इंफ्रासोनिक बोलेंगे। जैसे गैंडा, गैंडा का जो आवाज़ होता है 20 हर्ट्ज से भी कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसको इंफ्रासोनिक बोलेंगे। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज या फिर आप बोलो 20,000 हर्ट्ज, चूंकि 1 किलो हर्ट्ज में 1,000 हर्ट्ज होते हैं। तो चमगादड़ हो गया, आपकी डॉल्फिन हो गई, व्हेल मछली आपकी हो गई, ये सब अल्ट्रासोनिक होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है काफ़ी ज़्यादा, 20,000 हर्ट्ज, ठीक। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, अभी और थोड़ा बात करते हैं साउंड के बारे में। तो स्पीड ऑफ साउंड जैसा अभी हमने बताया, ही सॉलिड में ज़्यादा होगा देन लिक्विड देन गैस। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने पर साउंड बढ़ेगा या घटेगा, तो टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाएंगे ना तो साउंड की जो है आपका वो साउंड की स्पीड जो है बढ़ जाएगी, ठीक। मैक नंबर क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी और स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, इसको मैक नंबर बोलते हैं। अच्छा, अगर आपका मैक नंबर 1 से कम है तो उसको सबसोनिक बोला जाएगा, 1 से 5 के बीच में है तो उसको सुपरसोनिक बोला जाएगा, जो कि आपकी ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, ब्रह्मोस, वो सुपरसोनिक मिसाइल के तहत में आता है। मैक नंबर जब 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हाइपरसोनिक बोला जाता है। मैक नंबर 1 होगा तो ट्रांससोनिक बोला जाएगा। तो ये मैक नंबर और सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, ट्रांससोनिक के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, इको बोला जाता है। और एक क्लियर इको सुनने के लिए जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उसकी साउंड का जो सोर्स है उससे मिनिमम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए एक क्लियर इको सुनने के लिए। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन बोला जाता है, ठीक। और रिवर्बरेशन के कॉन्सेप्ट पर कौन काम करता है, स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर लोग ले रहते हैं स्टेथोस्कोप, और रिवर्बरेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इन एयर कॉलम इन क्लोज ऑर्गन पाइप केवल विषम हार्मोनिक्स ऑफ वेव्स उत्पन्न करता है। इन एयर कॉलम इन क्लोज ऑर्गन पाइप केवल विषम हार्मोनिक्स उत्पन्न करता है, ये तो हम अलग चले गए, सोनार ओनार भी देख लेंगे। अच्छा, नीचे ग्रेविटी है, ग्रेविटी को नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, जो अभी हमने देखा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो हमारा तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, ठीक, वेवलेंथ, उसके डिस्टेंस को वेग बोला जाता है। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने बता दिया। सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, ये एक तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक, साउंड के रिफ्लेक्शन पर ये काम करता है सोनार। अच्छा, लाउडनेस साउंड की किसके अभी हमने बताया, लाउडनेस जो होती है साउंड की वो डायरेक्टली एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। अगर पूछ ले एकदम क्लियर कि किस कैसे होता है, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, आई से एम्पलीट्यूड को दर्शाते हैं, 11th 12th में आपने पढ़ा होगा। स्टडी ऑफ
प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव को हम एकॉस्टिक्स के नाम से जानते हैं। साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है वो जिस दिशा में हमारा वेव प्रोपोगेट कर रहा है, क्या उसी दिशा में होगा या उसके पैरेलल होगा, आपको बताना है। तो वेलोसिटी ऑफ वॉइस अफेक्टेड बाय चेंज, टेम्परेचर चेंज करने पर भी होगा। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर का कंपोजिशन, एयर के कंपोजिशन पर हमारा जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है वो निर्भर नहीं करती। टेम्परेचर चेंज करने पर, प्रेशर चेंज करने पर और ह्यूमिडिटी चेंज करने पर तो चेंज होगा, लेकिन कंपोजिशन ऑफ एयर चेंज करने पर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पर साउंड चैप्टर खत्म होता हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम किसको करने वाले हैं, ग्रेविटी को करेंगे।